तो मुझे लगा कि पूरा दिन कैसे निकलेगा, लेकिन 3 अलग अलग कवियों पे इतने सारे कोणों से बात हुई। बहुत सारी जानकारी तो अपनी भी बढ़ती है, चाहे लेकिन तमाम लोग इन तमाम कवियों को अलग अलग ढंग से टुकड़ा टुकड़ा पढ़ते रहे हैं, और एक साथ उनके बारे में यहाँ सुन के कुछ याद आया, कुछ नए सिरे से समझ में आया। तो कुल मिला के एक बहुत फलप्रद सा दिन कम से कम मेरे लिए रहा। एक बात और ध्यान है कि 3 अलग अलग कवि, शंकर घोष हैं बांग्ला के, उर्दू के अख्तरुल ईमान और पंजाबी के हरभजन सिंह, तीनों को ध्यान से देखिए तो लगेगा कि बिल्कुल साझा चिंताओं पे, साझा जमीन पे खड़े कवि हैं। यानी कई परिचय अगर आप नाम बदल दे, थोड़े ब्यौरे बदल दे, तो हो सकता है कि लगे कि वो उनके बारे में भी ठीक है, बात सच थी। तो शायद हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो भारतीय कविता है वो एक साझा जमीन पे खड़ी हुई है। एक बात तो ये है। इसका दूसरा पक्ष, चूंकि मैं बहुत प्रामाणिक दिन से नहीं कह सकता हूँ कि ये कहने के लिए फिर से सबको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारे आलोचक मित्र लोग हैं वो एक बने बनाए मुहावरे में तीनों कवियों को एक ही भाषा में निपटाते चले गए। ये खतरा है। मैं जानता नहीं, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। एक चीज जो मुझे लगी, मतलब युवाओं को और आलोचनात्मक होना चाहिए। हालांकि मैं भी बहुत डर डर के सारा कुछ लिखता हूं, लेकिन शंकर घोष एक बड़ी परंपरा के बीच निकले कवि थे, और जिस समय वो बंगाल में खड़े हो रहे थे, वो भूखी पीढ़ी, नंगी पीढ़ी, वो सब आ रही थी। वहां अराजकतावादी कवि लोग थे, सुनील गंगोपाध्याय थे, एलेन गिन्सबर्ग का प्रभाव था, खुद शंकर घोष रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रभाव से सामने आते हैं, और बिना किसी राजनीतिक दल की प्रत्यक्ष समर्थन के वो लगभग सबकी आलोचना करते हैं। और बाद में मुझे याद है कि उनका जो पता नहीं आखिरी था या नहीं था, सीमांत विहीन देश एक संग्रह था उनका, और उसमें ममता बनर्जी की आलोचना के लिए वो भ्रष्टाचार पे कविता लिख रहे हैं। तो एक कवि जो अपनी चुप्पी के लिए, अपनी मुखरता के लिए, मनुष्य जैसा मेघ जैसा मनुष्य जैसी कविता लिखने के लिए जाना जाता है, वो एक कविता में एक आदिवासी बात कर रहा है, तो उस कविता का नाम भूल गया, कि कैसे ये दलाली ली जाती है, 2 मजदूर आपस में महंगाई या भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। तो वहां तक आते आते शंकर घोष क्यों इतने पॉलिटिकल हो जाते हैं? ये दुर्घटना बहुत सारे कवियों के साथ होती है। बोलते बोलते मुझे ख्याल आ रहा है कि गुंटर ग्रास ने कविता लिख डाली थी ईरान के पक्ष में, और अशोक जी की बड़ी आलोचना हुई थी जब उन्होंने राजनीतिक कविताएं लिखनी शुरू की, आपकी भी। तो ये होता है, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत क्या शंकर घोष में, क्या हरभजन सिंह में, क्या अख्तरुल ईमान में आलोच्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो 18 वक्तव्यों में किसी पे कोई सवाल खड़ा कर सके, कोई कह सके कि इस मुखर चुप्पी का क्या मतलब है, इतनी खामोशी कविता को कहां ले जाती है। हरभजन सिंह जिस परंपरा, हरभजन सिंह के पंजाब की बहुत सारी परंपराएं हैं, वो उन्होंने दरवेश ने बिल्कुल ठीक 3 पहचानों की शिनाख्त की, 3 परंपराओं की शिनाख्त की। चौथी एक आधुनिक कविता की परंपरा वहां अलग से मौजूद है, जिसके एक सिरे पे बहुत रोमांटिक और कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली, मुझे थोड़ी कुछ कम, अमृता प्रीतम भी खड़ी है, जिनको कविता के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ज्ञानपीठ मिला था। तो आजकल हम लोग थोड़ा ऊंचा सोचने लगे हैं, ज्ञानपीठ की हैसियत थोड़ी घटी, तो कागज और कैनवास के लिए उनको मिला था। तो उस परंपरा के बीच हरभजन सिंह को पढ़ें, बांग्ला की बहुत समृद्ध और विकट परंपरा के बीच सुभाष मुखोपाध्याय थे। सुभाष मुखोपाध्याय उनके मेंटर माने जाते थे शंकर घोष के एक दौर में, वो बिल्कुल क्रांतिकारी किस्म के कवि थे, उनको भी ज्ञान मिला था। तो मुझे लगता है कि सारी बातचीत बहुत अच्छी हुई, बहुत करीने से हुई। हालांकि कुछ पर्चे ऐसे थे, जब मैं जनसत्ता में काम करता था तो मुझे ख्याल आया कि कुछ लोगों के, हम लोग जब जन्मशती या मृत्यु पुण्यतिथि मनाया करते थे, तो एक लेख लिया कहीं से, उसमें सारी जानकारियां दुरुस्त हैं,
कब पैदा हुए, कौन कौन सी किताबें थी, उन पे किन किन का प्रभाव रहा, उनके बारे में किन्होंने क्या लिखा। तो हम लोग बोलते थे कि हाँ 1500 शब्दों का एक ठीक ठाक पत्रकारिता जैसा आलेख हो गया। वो आलेख छात्रों को शोभा देता है, थोड़ा संघर्षी फ्रीलांसर्स को अच्छा लगता है। हिंदी के युवा कवियों और आलोचकों को, जिसमें उतने युवा भी नहीं रह गए हम लोग, तो उनसे मैं थोड़ी और अपेक्षा निश्चय ही करता था। इस बात के बावजूद कि इन सारे सत्रों में, बल्कि मुझे ख्याल है, एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं, राहुल सिंह अकेला मुझे लगे कि वो कवि से जूझ रहे हैं। अख्तरुल ईमान को पढ़ते हुए उन्होंने जितनी साफगोई से कहा कि उनको समझ में नहीं आए। अच्छा, उसमें एक जानकारी में जोड़ दूं, शायद होगी वो सारे लोगों को। 1995-96 के आसपास संवाद प्रकाशन ने अख्तरुल ईमान का करीब 400-500 पृष्ठों का लगभग समग्र देवनागरी में छापा हुआ है, नासिर काज़मी का और अख्तरुल ईमान का। इत्तेफाक से दोनों मेरे पास थे, दुर्भाग्य से इधर आने वाले दिनों में ऐसी व्यस्तता रही, नहीं तो मैं अख्तरुल ईमान को ठीक से पढ़ के आ सकता था। तो एक तो ये कि अख्तरुल ईमान 95 से, यानी करीब 25-30 साल से हिंदी में सुलभ है, बिल्कुल देवनागरी में सुलभ है। और ये सच है कि वो अपने ढंग से तो परंपरा व्यंजक रहे। जो बात कई लोग कह चुके, गजल जैसी विधा जिसमें हर कोई हाथ आजमाना चाहता है और जिसकी उर्दू में इतनी समृद्ध परंपरा रही, उन्होंने तय किया कि गजल तो लिखेंगे ही नहीं। दलील बड़ी अजीब से चुनी कि गालिब के बाद कोई गजल लिखने वाला नहीं बचा। इससे भी आप सहमति रख सकते हैं, गजलों की दुनिया ने बहुत विकास किया है। वो गालिब से बड़े शायर हुए या नहीं, लेकिन नई तरह की गजलें आई। अख्तरुल ईमान मैंने कई बार उनको पढ़ने की कोशिश की। अब मुझे लगा कि शायद उनको याद करते हुए अली सरदार जाफरी को जरूर याद करना चाहिए था। अली सरदार जाफरी हुए, बल्कि इकबाल का शिकवा और जवाब शिकवा, उसमें जो संवाद वाला अंदाज है, जिस तरह इकबाल की एक थोड़ी उदात लय थी, अख्तरुल ईमान थोड़े नीचे लेवल पे, लेकिन वही संवाद, वही स्टाइल, और पढ़ने में वही दुश्वारी, और थोड़ी वो दुश्वारी फिराक में भी मिलती है। फैज आसान शायर हैं, मीर आसान शायर हैं, गालिब अपनी सारी मुश्किलों के बावजूद आसान शायर है, क्योंकि एक शब्दावली है। मुझे कई बार लगता है कि फिराक की शब्दावली बहुत अलग है, और इसी तरह अख्तरुल ईमान की नज़्मों की शब्दावली बहुत अलग थी। राहुल ने जो एक बात कही कि उनके यहाँ जो सिंबल है उनको पढ़ पाना मुश्किल है, मुझे लगता है कि इसमें हमारा एक सभ्यतागत संकट भी झांकता है। पंजाबी कवि और सिख बांग्ला कवि, चूंकि एक तरह की मतलब हरभजन सिंह को छोड़ दे, शंकर घोष, हिंदी के बहुत सारे कवि जो हमारे मिथकों की दुनिया में जाते हैं, जो महाभारत और रामायण से अपने सिंबल चुनते हैं, उनको तो हम आसानी से समझ लेते हैं। अख्तरुल ईमान को समझने में, ऐसे शायरों को समझने में मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि शायद उस परंपरा से हमारा नाता टूट रहा है, कुछ घटा है। तो मुझे लगता है कि एक जिस साझा संस्कृति की, जिस गंगा जमुनी तहजीब की और इन सारी चीजों की बहुत बात करते हैं, उसके बीच की फांक और दरार को हम साहित्य और समाज दोनों जगह समझने में फिलहाल असमर्थ होते जा रहे हैं। तो राहुल जिस तरह पढ़ रहे थे, जिस तरह उन्होंने पढ़ा, मैं चाहूंगा कि वो और ज्यादा पढ़ें। हो सकता है जितना खूबसूरत ढंग से उन्होंने आखिरी में अख्तरुल ईमान की बहुत सारी बातें खोज निकाली और कुछ तो बिल्कुल चमत्कृत करने वाली पंक्तियां उनकी पेश की, वो उनके और बेहतर आशय खोज के हमारे सामने रखे हैं। मुझे लगता है मेरे भी 10 मिनट हो गए होंगे। नरेंद्र कुंदुरी, बाकी पत्रिका के संपादक, कभी होने के अलावा आदरणीय अशोक जी और युवा 2022 प्रजा फाउंडेशन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, कल हम लोग कहाँ में घूमते रहे 1 घंटा 3 घंटे तक जो है, और अब मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि कान्हा में टाइगर तो नहीं मिला, लेकिन हम अपने आसपास के टाइगरों को महसूस करें।
ये अब वो समय आ गया है। ये युवा पीढ़ी को देख करके मुझे अपने अंदर का मन भी युवा हो गया है। केदार जी की कविता याद आ रही है, जय हरा ठीक ना चलना बांधे मुरैठा शीश में तन कर खड़ा है। ये युवा पीढ़ी आज तन कर खड़ी हुई है, मुझे खुशी हो रही है। और एक छोटी सी उनकी कविता और याद आ रही है। बालक ने कंकर से ताल को कपा दिया, ताल को नहीं अनंत काल को कपा दिया। ये युवा लोग आज इस अनंत काल को, इस समय को कपाने के लिए खड़े हों, आज की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बोलने का मुझे बिल्कुल भी अभ्यास नहीं है। मैं तो सिर्फ असम के सम्मान में यहाँ आ गया और आप लोगों को सुनने और बुझने के लिए कहिए पुनर्नवा होने के लिए आया। तो थोड़ा बहुत लिख पाता हूँ, बोलना तो मेरा अभ्यास ही नहीं है। तो मैं प्रोफेसर साहब कुछ लिखा तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने आपको मैं सुन सका, पढ़ सका और कल भी हम इस तरह से बात आगे बढ़ाएंगे। जो लोग लगभग इनकार कर रहे हैं तो परंपरा तो ही बनती है कि मैं भी ऐसा ही करूं, लेकिन मैंने बहुत सी बातें जो आपने कही वो मैं लिखता गया और इसलिए भी लिखता गया कि आगे भी आपसे अकेले में भी इस पर बात कर सकूं। तो सबसे पहले तो सचमुच इस बात की बधाई कि आप सब तैयारी से आए और बहुत अच्छा आप लिख के लाए और बोले भी अच्छा। अक्सर बातचीत में मेरे साथ के लोग ये कहते हैं और फोन पर ज्यादा ये कहते हैं, अरे नए लोगों का कुछ पढ़ते नहीं। लेकिन मुझको सचमुच बहुत खुशी हुई कि लंबे समय के बाद मैंने इतने लोगों को एक साथ सुना और मुझको लगातार अच्छा लगा। सबने नई नई बातें खोजनी करनी। अच्छा, उसमें भी ज्यादा मुश्किल इसकी है जो मेरी पीढ़ी थी, हमारे बाद की पीढ़ी थी, उसके बाद की पहले पीढ़ी, तो अपने बाहर की भाषा के कवियों पर हमने कभी कोई गोष्ठी इस तरह से नहीं, अपनी भाषा के कवियों पर ज्यादा बातचीत की। भले बैठकों में, नशिस्त में कुछ बातें करते रहे, लेकिन औपचारिक रूप से कोई भी गोष्ठी हम लोगों ने बाहर की किसी भाषा के कवि पर नहीं की इस तरह से। ऐसे में और मुश्किल है कि जो अपनी भाषा का कवि नहीं है उसको हम कैसे देखें और पढ़ें, क्योंकि बड़ी मुश्किल उसमें ये आती है कि उसकी अपनी परंपरा होती है उस भाषा की। जो उसी भाषा का पाठक, सजग पाठक या विशिष्ट पाठक जानता है तो उस परंपरा में उस कवि का क्या स्थान होगा। हो सकता है कि ऐसे वो कवि बहुत प्रसिद्ध हो जाए, लेकिन अपनी भाषा में हो सकता है उसको वो स्थान ना हो। ऐसे में उस पर बात करना और भी मुश्किल हमारे लिए होती है, और भी मुश्किल बात होती है। लेकिन आपने बहुत बढ़िया बातचीत की। मैं थोड़ा समय ज्यादा लूंगा इसलिए कि आपने जो बातें कही मुझको वो फिर से कहनी है कुछ। जोशना बनर्जी ने, जो संभवतः उनकी भाषा मातृभाषा भी है मालवाड़ी, तो शंकर घोष को उन्होंने बहुत बढ़िया से पढ़ा है और कुछ बांग्ला में भी उन्होंने पढ़ी था। उन्होंने और उन्होंने पढ़ी, पंक्तियां भी पढ़ी। अब शंकर घोष की कविता, शंकर घोष की परंपरा के बारे में आप सब ने अपने अपने ढंग से सोचा, लेकिन एक जो बड़ा कवि छूट गया
जिसकी परंपरा से शंकु घोष जुड़ते हैं वो है जीवनानंद दास। रविंद्रनाथ की परंपरा को चुनौती देने वाले कई कवि हैं, जिससे विष्णुदेव जी थे, लेकिन सबसे ज्यादा उससे बाहर लाने में, उस मोह से बाहर लाने में जिस कवि का हाथ है वो है जीवनानंद दास। और बाद के कवियों ने अपने को जीवनानंद दास से जोड़ना ज्यादा जरूरी समझा। सुकांत भी थे, बहुत कम उम्र में वो चले गए, सुकांत भट्टाचार्य। अब उनका नाम कम लोग लेते हैं, लेकिन सुकांत भट्टाचार्य, विष्णुदेव, जीवनानंद दास, इन तीनों ने रविन्द्रनाथ ठाकुर की छाया से बांग्ला कविता को बाहर लाने में बहुत बड़ा काम किया। और शंकु घोष उसी परंपरा से जुड़ते हैं। शंकु घोष की चुप्पियों के बारे में और बाद में उनकी कविता के बहुत सस्तर हो जाने में, बल्कि एक तरह की तेजी जो उसमें आई, उसके बारे में आप सबने बातचीत की। अब जोशना एक पंक्ति उद्धृत करती है उनकी, एक बलि की तलवार के साथ विकास खड़ा है। ये वो पंक्ति तब भी उतनी महत्वपूर्ण थी जितनी आज 2022 में। और एक कवि कैसे आलोचना करता है अपने समाज की, अंततः कविता सब कुछ के बावजूद अपने समाज की बहुत तीखी आलोचना भी करती है। और दुनिया की महान कविताएं ये करती रही हैं। ये कोई पहली बार ऐसा हो रहा है सो भी नहीं, या किसी खास वजह से किसी खास आंदोलन के तहत होता वो भी नहीं। कविता ये करती ही है, ये उसके स्वभाव में है। स्वभाव में कैसे है? क्योंकि जो भाषा हम व्यवहार में लाते हैं ये हमने नहीं रची, ये हमारे पहले थी, और इसलिए हम चाह कर भी जो उन शब्दों के अर्थ हैं और उन बोलने वालों, उस भाषा को बनाने वालों का जीवन है, उससे अलग नहीं हो सकते। हम अभिशप्त हैं उसी में रहने को। तो कविता, जैसा कि भाषा के बारे में कहा गया है, बड़े भाषा वैज्ञानिकों ने कहा है कि वो हमारा घर है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि वो घर हमने नहीं बना। तो इसलिए वो जरूरी होता है कि हम समाज के बारे में बात करें। पूनम अरोड़ा ने भी, उन्होंने एक बांग्ला पंक्ति दी, आमी तमक के अनुसरण करছি, शायद सही है, अनुसरण करছি, हाँ वही तो। और उन्होंने जो समकालीन कविता है उसके साथ में उससे जोड़ा, और एक पंक्ति और उन्होंने इसमें जोड़ी कि कवि सभी नियमों को भंग करता है। उदाहरण आप में से अधिकांश लोगों ने दिए हैं। उदाहरण देना इसलिए जरूरी होता है, जैसा अभी हमारे साथी ने कहा कि वक्तव्य तो कोई भी दे सकता है, अखबारी टिप्पणियां कोई कर सकता है, लेकिन एक आलोचक की पहचान इससे होती है कि उसने उदाहरण कैसे चुने। नवंबर जी से एक बार मैंने पूछा था कि आप तो इतनी समीक्षाएं पढ़ते हैं, कैसे तय करते हैं? कहा कि मैं नहीं पढ़ता, सिर्फ ये देखता हूं कि उसने किन पंक्तियों को उद्धृत किया है। अगर वे श्रेष्ठ पंक्तियां हैं तो निश्चित रूप से समीक्षा श्रेष्ठ होगी। ये बात एक कवि के बारे में भी आप कह सकते हैं कि वो किस कवि को पसंद करता है, और अपने पसंद, जिस कवि को वो पसंद करता है उसकी किन कविताओं को वो पसंद करता है और क्यों करता है, ये उसको वजह बतानी पड़ती है। तो हम जान जाते हैं कि ये कवि वास्तव में उसी श्रेणी का कवि हो सकता है। तो अपने पंक्तियां उद्धृत की और करना चाहिए। अगर नहीं की तो बिना पंक्तियों के उदाहरण के हम किसी कवि को समझ नहीं सकते। एजरा पाउंड की बहुत मशहूर उक्ति है, योर चेक मस्ट बी सपोर्टेड बाय हार्ड कैश। सिर्फ चेक काटने से नहीं होगा, महान कवि थे कैसे, ये तो बताइए। तो वही हार्ड कैश है, और इसीलिए हर पाठक का हर कवि का अपना नया पाठ होता है, क्योंकि उसके पास एक नया हार्ड कैश होता है, नगर कुछ होता है। उत्कर्ष ने मेघ जैसा मनुष्य के बारे में उसको उद्धृत करते हुए
उन्होंने बातचीत की और उन्होंने उदाहरण कम दिए और उदाहरण उनको देना चाहिए, लेकिन मैं जैसा मनुष्य बहुत सुंदर व्याख्या उन्होंने की। विशाल ने शंकु घोष के दूसरे व्यक्तित्व के बारे में, जो उनका बहुत सजग, राजनीतिक रूप से सजग व्यक्तित्व है, उसके बारे में बात की। शंकु घोष के बारे में एक बात जोड़ना और जरूरी है। पूरी भारतीय कविता में प्रगतिशील आंदोलन बहुत जबरदस्त रहा। जब हम भारतीय कविता की बात करते हैं तो पिछले 100-125 सालों को अगर हम लें तो पूरी भारतीय कविता में सारे आंदोलन लगभग एक साथ हुए। रोमांटिसिज्म का आंदोलन निर्झरित स्वप्नभंग से जो शुरू होता है रविन्द्रनाथ की कविता से, वो हिंदी में आता है छायावाद के नाम से, और स्वाधीनता आंदोलन का भी जो स्वर है उसी समय प्रबल होता है। सुब्रमण्यम भारती और वल्लतोल से लेकर के और यहाँ रविन्द्रनाथ और फिर इकबाल तक सब, मैथिली शंकु तक सब, वो एक ही आंदोलन है। फिर कुमारन आशान के यहाँ एक नया स्वर आता है और वो दलितों की स्वाधीनता का, स्त्रियों की स्वाधीनता का, ये स्वर इतना प्रबल तब भारतीय कविता में नहीं था। सबसे पहली बार वो वही आता है जो आगे चलकर दलित आंदोलन में विकसित होता है। फिर ये दलित आंदोलन एक साथ शुरू होता है, तेलुगु से शुरू होता है जोशुआ से, और फिर मराठी होते हुए हिंदी होते हुए अभी तक इतना प्रबल है। छायावाद के बाद का जो उत्तर छायावाद का आंदोलन है वो भी एक साथ सब में होता है, और उसी समय प्रगतिवाद का आंदोलन होता है, वो भी सभी भाषाओं में एक साथ होता है। एक दो भाषाओं में वो कमजोर रहा, जैसे गुजराती में प्रगतिशील आंदोलन सबसे कमजोर गुजराती जैसी भाषाओं में ही रहा। उसके क्या कारण थे वो एक अलग बात है। उसके बाद जो आधुनिकता का आंदोलन है, जिसके हमारे यहाँ जैसे महान कवि हुए, तो वो सभी भाषाओं में हुए, वो आंदोलन सब जगह है। फिर वो हंग्री जनरेशन का एंग्री यंग मैन वाला जो आंदोलन था पूरा, बीटनिक आंदोलन, भूखी पीढ़ी, श्मशानी पीढ़ी, अकविता, ये सब एक साथ होता है। और उसके बाद का जो समय है वो तो अभी चल ही रहा है। ये सारे आंदोलन एक साथ ही क्यों हुए इस भारतीय उपमहाद्वीप में और सभी भाषाओं में, ये भी सोचने की बात होगी। तो विशाल ने उसकी तरफ भी इशारा किया। शंकु घोष प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए थे, जैसा कहा कि सुभाष मुखोपाध्याय से बहुत करीब थे, और एक समय में ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी के भी करीब थे, लेकिन बाद में उससे उनकी दूरियां बढ़ने लगी। और इस तरह फिर आगे सुदीप ने शंकु घोष की कविता और फिल्म पर बातचीत की। ये एक नया परिप्रेक्ष्य है। किसी भी दूसरी भाषा के कवियों पर बात करते हुए हमको अपनी भाषा के कवियों पर भी सोचना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, जो कि आप कुछ लोग हैं, मुक्तबोध, विनोद कुमार शुक्ल, राजेश जोशी, अशोक वाजपेयी, सबको याद किया उन्होंने, कुछ लोग, लेकिन नहीं तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उस कवि में और हमारे कवियों में क्या समानता है, ये ढूंढना जरूरी होता है। सुदीप ने चींटियां शीर्षक कविता को खासतौर से रेखांकित किया, और सौरभ राय ने कवि शब्द ही विद्रोहवाचक है, ये शंकु घोष का वाक्य उद्धृत किया। नयापन और सत्यान्वेषण, कोई भी कविता या कोई भी कला दो ही काम करती है, वो कोई नई बात कहती है और नए तरीके से करती है। अब नई बात कहना सबसे कठिन होता है, क्योंकि वो जीवन से कुछ नया खोजना होता है, और ये सबसे मुश्किल काम है। अधिकतर कवि पुरानी बात को नए तरीके से कहते हैं, वो बात जो सब जानते हैं, लेकिन जो महान कवि होता है वो कोई नई बात भी कहता है। और ये अभी मैं नहीं कहूँगा कि इनमें से किसी ने कहा या नहीं, तो उतनी सलाहियत मुझमें नहीं, लेकिन जैसे निराला ने कुछ नई बात कही, प्रसाद ने कोई नई बात कही, इकबाल ने कही, तो ये है। अब इसके बाद जो अगला हरभजन सिंह पर भविष्य कोहली ने कला शब्द की बहुत ही सुंदर व्याख्या की,
और तब मुझको अचानक अपनी भाषा का एक मुहावरा याद आया। अपनी भाषा यानी भोजपुरी पर हमारे यहाँ कहते हैं कि जब कोई बहुत परेशान होता है तो कहता है कि कल लिखे मिलत, चैन, आनंद, सुख, कला जो आनंद दे और वो अस्तित्व के सौंदर्य के प्रति जागृत है, ये कला का सबसे बड़ा काम है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सी समस्याएं जो भौतिक हैं वो तो दूर हो सकती हैं, दैहिक भौतिक ताप, ये तुलसीदास का है। तो दैहिक ताप, भौतिक ताप जो दूर किया जा सकता है, दैहिक कुछ हद तक, क्योंकि दैहिक ताप का अंत ही मृत्यु से होता है, कोई निवारण नहीं है। और दैविक ताप एक ऐसा दुख है जिसके बारे में बिना अनुभव के हम जान नहीं सकते, लेकिन वो होता है। तो कविता इन तीनों तापों से मुक्ति का प्रयत्न भी करती है और वो हमको उसको ले जाती है कि हम उससे मुक्त हों। अदनान ने बहुत विस्तार से उन सभी परंपराओं का भी जिक्र किया और एक गालिब की बहुत ही दिलचस्प पंक्ति, बनती नहीं है बात वादो सागर कहे बगैर, क्यों नाम ये सही पढ़ा हमने। तो और एक बात जो उन्होंने कही जो बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि भारत के विभाजन पर और उस समय की सांप्रदायिक हिंसा पर हिंदी में नहीं है। इसमें कुछ बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हर भाषा का अपना स्वभाव होता है। दुनिया की हर भाषा एक ही काम नहीं करती। जो बात हमको उर्दू में मिल सकती है हो सकता है वो हिंदी में मिले, जो तमिल में मिल सकती है हो सकता है वो हिंदी में न मिले, जो अंग्रेजी में मिल सकती है बात हो सकता है वो हिंदी में न मिले। पहली बात ये है और ये मैंने बहुत ही दुनिया की सभी भाषाओं पर लागू होता है, नहीं तो इतनी भाषाओं की जरूरत नहीं होगी, एक ही भाषा से काम चल जाएगा। ये भाषा के अपने स्वभाव पर निर्भर है और उसके बोलने वाले के स्वभाव पर। दूसरी बात कि ऐसा है नहीं, कविता ये काम उस तरह से नहीं करती जैसे उपन्यास करते हैं। हिंदी में अज्ञे की संभवतः 12-13 कविताएं विभाजन पर हैं। अज्ञे जैसे कवि की जो बहुत ही व्यक्तिवादी कवि माने जाते हैं, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं, तो एक महान कवि हैं और उन्होंने अपने ढंग से जीवन को समझा है। व्यक्ति और समाज के द्वैत को हमें वैसे नहीं देखना चाहिए जैसा अक्सर हम देखते हैं। लेकिन उससे भी एक तीसरी बात अलग है कि कविता हर बात को ठीक उसी तरह से बोल के नहीं करती। जैसे बहुत दुख है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे भीतर कितना दुख है, तो ये पता कैसे चलेगा? लोहा गर्म है, ये कई बार उसके लाल होने से पता नहीं चलता, कई बार वो लाल नहीं होता, लेकिन इतना गर्म होता है कि आपकी चमड़ी छील दे। निराला की उस समय की कविताओं को देखें आप, इतना अंधकार उस समय भारत के किसी कवि की कविता में नहीं। शिशिर की शर्वरी हिंस पशुओं भरी, गहन है यह अंधकारा, अंधकार पूरा आराधना और उसके साथ का संग्रह, दोनों में अंधकार भरा हुआ। यह अंधकार कहां से आया? ये देश की आजादी के साथ की कविता है और वो भयानक हिंसा उस समय जो कुल्ली भाट में भी है उनके उपन्यास में। तो कविताओं को देखने का ये स्थूल तरीका कई बार होता है। कविता कई तरह से आती है, वो बताया नहीं जा सकता कि वो कैसे। कई बार वो केवल उसकी झंकार में, उसके नाद में वो आएगा। अब संगीत में ये कैसे व्यक्त होगा सोचिए। लेकिन संगीत में भी तो अंधकार व्यक्त हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो।
तो ये कविता में कई बार वो नाद से प्रकट होता है वो अंधकार और वो पीड़ा, वो दुख, वो चीर देने वाला दुख। अब वो सारे दुख जो इडिपस में आते हैं या किंग लीयर में आते हैं, वो केवल शब्दों से प्रकट नहीं होते, कई बार वो बिल्कुल खामोशी से प्रकट होते हैं और उसके संगीत से प्रकट होते हैं। अब जब वो मर रहा है, वो कहता है जूलियस सीजर, अंग्रेजी में तो ये है यू टू ब्रूटस, लेकिन जो लैटिन में है तो था जैसे कि सांस टूट रही है। राम राम कहे राम, राम 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 कहे राम। तुलसीदास ने लिखा है दर्शक की मृत्यु हो रही है, अंतिम सांस है ये, और उसको कहीं नहीं लिखते कि दर्शक की मृत्यु हो रही है, बस यही है। वैसे ही इडिपस के पूरे वो उसकी मां भी है, पत्नी भी है। कहीं सोफोक्लिस कुछ नहीं करते, जो मूल ग्रीक में है उसका लगभग अनुवाद अंग्रेजी में जो एक्टर होगा वो उसको कैसे करेगा। जुटास्ता आ रही है, Here comes the mother of my children.